ऑलराइट, अनिला जी बताइए क्यों 90 में से 3 सचिव ओबीसी हैं? क्यों आप ओबीसी जातियों के साथ, अति पिछड़ा जातियों के साथ, अन्य पिछड़ा जातियों के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं? मेरी सबको राम राम। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, कांग्रेस पार्टी जो इस राष्ट्र की सबसे पुरानी पार्टी है और डी फैमिली जो इस कांग्रेस पार्टी की है, कुछ समझ की तो अपेक्षा रखी जाती है ना। पूरी टोली है जो राहुल गांधी जी को सपोर्ट करती है, इनपुट देती है। अकल नहीं है क्या? प्रशासनिक सेवाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्या? ऊट पटांग, बिल्कुल कोई फैक्चुअल नहीं। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहती हूँ, महामूर्ख होते हैं वो लोग, क्योंकि मैं खुद उस बैकग्राउंड से आ रही हूँ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें अनिला जी। आपके बीच में मैं नहीं बोल रही। अनिला जी मैं कह रहा हूँ, अनिला जी पर्सनल मत करिए, पर्सनल मत करिए। बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनके नेता का नाम लेकर कर रही हूँ। मैंने जनरलाइज स्टेटमेंट बोला है। सम्मान से मैंने जनरलाइज स्टेटमेंट बोला है, मैंने किसी का नाम लेकर नहीं बोला है। वो लोग मैं कहती हूँ कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जातीय बराबर कीजिए। और मानक जी आप पॉइंट टेकन, बिल्कुल। अतुल लोंढे पाटिल, इसमें मैं आपके साथ हूँ। एक सेकंड रुक जाइए। नहीं अनिला जी देखिए पर्सनल मत करिए, फिर वो भी नाराज हो जाएंगे, वो भी कुछ कहेंगे आपके नेता के लिए। महामूर्ख या अकल नहीं है, प्लीज ऐसे शब्द ना बोले, मुद्दे पर आए। चलिए बोलिए अनिला जी। पर्सनलाइज नहीं हुई हूं, मैंने बेहद जनरलाइज स्टेटमेंट दिया है। मैंने किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा है। और मैंने ये भी कहा है राहुल गांधी जी को इनपुट देने की इनकी पूरी टीम है। मैं राहुल गांधी जी के लिए तो मैं कह भी नहीं रही हूं। अरे उनको जो इनपुट दे रहे हैं उनको भी आप महामूर्ख मत कहिए ना, मैं तो यही कहूंगा। चलिए कुछ और कह देती हूं, कुछ और कह दूं, सूक्ष्म बुद्धि वाला कह दूं। नहीं आप कह दीजिए, उनको समझ नहीं है। आप कह दीजिए समझ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, कह दीजिए। सुनिए मेरी बात, चलिए छोड़िए ये डिबेट, छोड़िए। हाँ, दुनिया को दिखाई दे रहा है जो सरकारी कर्मचारियों को जाति में और धर्म में बांटकर सोचते हैं कि काम करवाया जाए, तो ये साफ दिखता है उनकी मानसिकता कि इन्होंने जब सत्ता में रहे हैं, जब भी प्रशासनिक तंत्र रहा है, उसमें कितना जातिवाद फैलाया है। अब ये बात कर रहे हैं कि ओबीसी के 3 सेक्रेटरी हैं, हाँ किस राज्य में चीफ सेक्रेटरी हैं। तो पहली बात तो ये है, इनके 4 राज्यों में सरकारें हैं, क्या वहां पे कोई भी ओबीसी चीफ सेक्रेटरी है? क्या ये बता दीजिए, जो आज की तारीख में जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं वो 92 बैच से सीनियर वाले हैं, क्या उस वक्त ओबीसी का कैटेगराइजेशन था? क्या पूछा जाता था नौकरी में कि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं क्या? मैं वही कहना चाहती हूँ कि कम से कम जिस क्षेत्र में आपकी पुख्ता जानकारी नहीं है, तो कम से कम पार्लियामेंट जैसे पटल पर आप मत बोलिए। अब दी फैमिली है कांग्रेस पार्टी की और हमें सिखाएंगे ओबीसी क्या होता है? अरे ये वो राजनीतिक दल है मानक जी जो ओबीसी कैटेगरी में थे, आज वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको जो है एससी कैटेगरी में ले लिया जाए, क्योंकि हर प्रकार से वो कमजोर हुए हैं, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो सवर्ण थे ना, अब वो कह रहे हैं कि हमें ओबीसी में ले। ये हालत, क्योंकि 50 साल से ज्यादा सत्ता में रहने वाली कोई अगर राजनीतिक दल है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हमें सिखाएंगे कि ओबीसी का क्या होता है। जातीय जनगणना पर 10 सेकंड और दीजिए, क्योंकि आपने शुरू में मेरा समय बहुत खराब कर दिया कह के कि मैं किसी को पर्सनलाइज कर रही हूं। मैं पर्सनलाइज नहीं, जनरलाइज स्टेटमेंट थी। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो 29% ओबीसी हैं। इनके पास है क्या? इनके तो इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है। ओबीसी मिनिस्टर्स हमारे 29 हैं। ओबीसी जो हमारे एमएलए जो है वो है 356 से 1358 में से, जो 27% बनाता है। एमएलसी 40% है हमारे। तो ये हमें बताएंगे कि ओबीसी क्या होता है। जाकर अपना अनिला जी, ऑलराइट, ओके, आपने अपने आंकड़े दिए। अब मेरा आपसे एक सीधा सवाल, अनिला जी, जातीय जनगणना पर बीजेपी का, आपकी सरकार का स्टैंड आखिर है क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कभी आप कुछ कहते हैं, आपके नेता अलग अलग राज्यों में कुछ और कहते हैं, प्रवक्ता कुछ और कहते हैं। जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? राज्यों को इसका अधिकार है, राजीव रंजन बैठे हैं, उनकी पार्टी ने कराई है, उनकी सरकार ने, या फिर अधिकार नहीं है? थोड़ा सा स्पष्ट करिए ना अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन। देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों की बहुत मंशा होती है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में ना रहे, भारत का एक एक नागरिक जो है अपने आप को दूसरे नागरिक के बराबर खड़ा हुआ, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ता हुआ ना दिखाई दे,
हाँ, जातियों में बांट दो, धर्म में बांट दो, भारत को एक मत रहने दो, खंड खंड कर दो। जिनकी ये मानसिकता है तो वो निरंतर इस प्रकार की डिमांड करेंगे। पर यह है कि ठीक है, जातीय जनगणना जो है, अगर लाभ के लिए सरकारी जो हमारी योजनाएं होती हैं, सोशल स्कीम्स जो होती हैं, उसके लाभ के लिए जो भी सत्ताधारी सरकार है उसके पास आंकड़े होते हैं। वैसे इस कांग्रेस के पास भी जो है 3 साल वो आंकड़े रहे, क्यों नहीं इन लोगों ने उजागर किए? इनसे पूछ लीजिएगा बैठ के, अतुल जी से, क्यों नहीं उजागर किए? तो सीधी सी बात है, अगर सोशल स्कीम्स के लिए अगर कोई भी सत्ताधारी सरकार अपनी जातीय जनगणना अपने राज्य की करवाती है, जहां की भी करवाती है और लाभ पहुंचाती है दोज हु डिजर्व, तो उसके लिए इस्तेमाल करें। पर इस भारत को खंड खंड करने के लिए, राजनीति करने के लिए जातीय जनगणना नहीं होना। ये क्या मैं इसे आपकी पार्टी का स्टैंड मान सकता हूं कि आपकी पार्टी बीजेपी जातीय जनगणना का विरोध कर रही है? जैसे आपने कहा देश को तोड़ना चाहते हैं वो लोग जो जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं। नहीं, आप वाह, चेरी पिकिंग करेंगे क्या? चेरी पिकिंग करेंगे मानिक जी, क्या हो गया आपको? हाँ, मैंने दोनों बात कही है। फर्स्ट हाफ मत उठाइए, मैंने इन लोगों की सच्चाई भी बताई है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो सवर्ण है उनको ओबीसी कर दो, ओबीसी जो है वो एससी कैटेगरी में चले जाए। इन लोगों ने वो हालत कर दी है। पर मैं हमेशा कहती हूं कि अगर जो सोशल स्कीम्स के लिए आवश्यकता है, आंकड़े आपके पास है, उनको आप लाभ पहुंचाइए, ये आपका काम। आपने रोहिणी आयोग बनाया ना, जस्टिस रोहिणी कमीशन इसीलिए बनाया गया था कि जातियों में भी जातियों को कोटा दिया जाए। कौन सी वीकर जातियां हैं ओबीसी में या बाकी जगह, उनको भी आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। इसका मतलब प्रिंसिपली आपकी पार्टी ओबीसी को अलग से आरक्षण देने या फायदा पहुंचाने के विरोध में तो नहीं लगती है? मैंने अभी क्या कहा कि कुछ भी जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनके उद्धार के लिए अगर ये जातीय जनगणना का आंकड़ा जिस भी सत्ताधारी सरकार के पास है उसका उपयोग करो ना। ये जो ढोल ढपली लेकर चिल्लाते हैं उजागर करो, उजागर करो, उजागर करो, क्यों भाई? किस लिए? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं सोशल स्कीम्स के लिए इस आंकड़े का इस्तेमाल होना चाहिए, आरक्षण के लिए नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, ये तो सत्ताधारी सरकार के ऊपर है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए, जाके राजनीति करें ना। ओबीसी इनको नहीं पता है कि कौन है, दलित कौन है, जाके उनके लिए काम करें ना, राजनीति करना छोड़े। ओके, अतुल लोंढे पाटिल बोलिए। अतुल भाई जल्दी से, उसके बाद आगे जाओ। 2 मिनट में हम लोग चित करके रख देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति खेलने की कोशिश ना करें। देखिए, कैसा है कि इस देश के पिछड़े वर्ग को अगर अधिकार, यानी ये आरक्षण क्या बात करता है? ये आरक्षण ये बात करता है कि आपको निर्णय प्रक्रिया में अधिकार मिलेंगे। आप उस जगह जाकर बैठोगे जहां पर सवर्ण बैठता है सिर्फ, लेकिन सवर्णों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठोगे और अपने निर्णय प्रक्रिया में खुद भी शामिल होगे। ये इन्हें नहीं चाहिए। इन्हें पैसा भी आता है तो इनके सिर्फ व्यापारी दोस्तों को देना है, और सत्ता भी आती है तो कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में देना है। ये स्पष्ट जो है अनिला दीदी जो है उनके सारे स्पष्टीकरण से सामने आ गया है कि इनकी फितरत क्या है, इन्हें क्या करना है। इन्हें पिछड़ों को पीछे ऐसा है कि हम टुकड़े देंगे आपको, हमारे टुकड़े पे पलते रहो। आप अधिकार में नहीं आ सकते। आप अधिकार में नहीं आ सकते, सिर्फ आंकड़े गिनाएंगे हम। ओके अनिला जी, क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद आगे जा रहा हूं। अनिला जी जल्दी से। मेरे छोटे भाई अतुल जी, अगर सवर्ण जो कि इकोनॉमिकली बेचारे बहुत गरीब थे, सोशली बहुत गरीब थे और सवर्ण थे, 10% का आरक्षण किसने दिया? आपकी सरकार ने दिया, आपके राजनीतिक दलों ने दिया? नहीं ना, मोदी जी ने दिया ना। तो हम जो भी गरीब है, पिछड़ा है, कमजोर है, हम उसके साथ खड़े हैं। और आप लोगों ने काम क्या किया? ओके, राजीव रंजन, अनुराग भदौरिया और ए के वाजपेयी। एक सेकंड, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया। अब राजीव रंजन पहले आप, उसके बाद अनुराग भदौरिया और ए के वाजपेयी।